बड़ी मेरा नाम डॉक्टर शुएब है। मैं यूके में एज ए जीपी ट्रेनिंग काम कर रहा हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर ज़ाफ़रान अली जो कि एज ए स्पेशलिस्ट काम कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में। और सून ही इज़ गोइंग टू बी अ कंसल्टेंट। हमने कुछ दिन पहले एक सेशन किया था जिसमें हमने बताया था कि अगर कोई बंदा इंटरनेशनल मेडिकल ग्रेजुएट पाकिस्तान से या इस तरह की कंट्रीज से मूव करना चाहता है ऑस्ट्रेलिया, तो उसके लिए कौन कौन से पाथवेज अवेलेबल हैं। और जो बहुत ज्यादा क्वेरीज आई थी वो थी स्पेशलिस्ट पाथवे से रिलेटेड, कि जो स्पेशलिस्ट पाथवे है उसमें क्या क्या स्टेप्स हैं और उसको मजीद एलैबोरेट अगर कर दिया जाए, स्पेशली जो दूसरी स्पेशलिटीज भी हैं जैसे सर्जरी हो गई और गायनेकोलॉजी हो गई, उन स्पेशलिटीज के मुतल्लक भी थोड़ा सा बता दिया जाए। तो आज हम डॉक्टर जाफरान से डिस्कस करेंगे कि स्पेशलिस्ट पाथवे के थ्रू अगर आप ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं तो आप किस तरह से जा सकते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर जाफरान, अगेन आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया हमें इतने शॉर्ट नोटिस पे। थैंक यू शेब। थैंक यू वंस अगेन। तो उस दिन की वीडियो के बाद जो है ना काफ़ी मुझे भी मैसेजेस वगैरह आए थे और कुछ लोगों के कमेंट्स भी थे। तो मैंने भी सोचा कि चलें इसको जो स्पेसिफिकली जो स्पेशलिस्ट पाथवे है तो इसको थोड़ा सा फर्दर एलेबोरेट करते हैं। हम्म। और उस दिन जो है हमने सिर्फ मेडिकल स्पेशलिटीज़ के बारे में बात की थी। तो आज थोड़ा सा हम जो है डिफरेंट बाकी स्पेशलिटीज़ के बारे में ही बात करेंगे कि उनमें हम्म। जो स्पेशलिस्ट पाथवे है उसके उस पे आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, तो उसके लिए रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। सबसे पहले ये है कि मैं दोबारा थोड़ा सा ब्रीफली में जाता हूँ कि जो एक पाथवे है ऑस्ट्रेलिया आने का उन लोगों के लिए who are in the middle of their career, who have done their specialization in Pakistan, like they have done their FCPS and MS हम्म। or MD in medicine, gynae, obs, surgical specialties, general surgery, urology, anesthesia। तो उन लोगों के लिए ऑस्ट्रेलिया आने के लिए एक पाथवे है, दैट इज कॉल्ड द स्पेशलिस्ट पाथवे। हम्म। बेसिकली बहुत सारे लोगों को इस पाथवे का पता नहीं है। मैं अच्छा। मुझे खुद इस पाथवे का पता नहीं था अंटिल लास्ट लास्ट ईयर तक। मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि देर इज सम पाथवे फॉर द पीपल हु वांट्स टू कम while they are working somewhere else and who has done the fellowship back in their हम्म। own country। तो मुझे नहीं पता था। ठीक है। तो उसके लिए जो है ये एक स्पेशलिस्ट पाथवे है। इट्स नॉट अ न्यू पाथवे, ये काफ़ी टाइम्स पहले से है ये पाथवे। बट इतना ज़्यादा जो है ना लोगों ने यूज़ नहीं किया पाकिस्तान से आने के लिए। ठीक है। तो अब इस स्पेशलिस्ट पाथवे में ये है कि आपका जो इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, तीन इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं। फर्स्ट तो ये है कि आप अपने कंट्री में एज अ कंसल्टेंट रजिस्टर्ड हों ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ द फेलोशिप एग्जाम जिसकी आपने प्रॉपर ट्रेनिंग की हो। इसका हम्म। मतलब यह है कि आप या तो एफसीपीएस हो या एमडी हो। कुछ लोग पूछते हैं कि एमआरसीपी किया हुआ हो, एमआरसीओजी किया हुआ हो तो उसकी बेस पे आप आ सकते हैं। तो उसकी बेस पे आप नहीं आ सकते क्योंकि दैट इज नॉट अ स्पेशलिस्ट फेलोशिप डिग्री, दैट इज जस्ट अ मेंबरशिप एग्जाम्स। हम्म। तो उसकी बेस पे ये पाथवे नहीं है आपका। तो हम्म। फर्स्ट आपकी जो रिक्वायरमेंट है दैट इज यू शुड बी वर्किंग एज अ कंसल्टेंट इन योर पेरेंट कंट्री। ठीक है। सेकंड चीज जो है वो है आपका, आपके पास वैलिड इंग्लिश एग्जाम होना चाहिए जो विद इन लास्ट 2 इयर्स में आपने दिया हो। वो कोई भी एग्जाम हो, एज मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि आइट्स हो सकता है या ओईटी हो सकता है या पीटीई हो सकता है। और हम्म। थर्ड ये है कि आपकी जो प्राइमरी डिग्री है वो वेरीफाइड हो थ्रू एपिक। हम्म। एपिक का सबको ही पता होगा, अगर जो थोड़ा सा भी बाहर आने के लिए जिन्होंने किया होगा तो वो सारे जो ना एपिक और ईसीएफएमजी से जो है वो अपनी अपनी एमबीबीएस की डिग्री और एफसीपीएस की डिग्री आपने वेरीफाई करवानी है। ठीक है। तो दैट इज द फर्स्ट स्टेप हम्म। स्पेशलिस्ट असेसमेंट के लिए। तो उसके बाद अगर आपके पास ये तीनों चीजें आपके पास हैं तो फिर हम्म। आप क्या करते हैं, आपने एएमसी जो है इनकी जो एएमसी है इनका ऑस्ट्रेलियन मेडिकल काउंसिल, वहां पे आपने एक पोर्टफोलियो बनाना होता है। उस पोर्टफोलियो में आपने एपिक से कह के अपनी प्राइमरी सोर्स वेरिफिकेशन और एफसीपीएस की जो वेरिफिकेशन है वो वहां पे मंगवानी होती है। ठीक है। जब वहां पे ये दोनों चीजें वेरीफाइड हो जाती हैं देन द नेक्स्ट स्टेप इज यू विल स्टार्ट अप्लाइंग थ्रू योर ऑन कॉलेज। तो अब डिफरेंट डिफरेंट कॉलेजेस हैं यहाँ पे। जो मेडिसिन के लिए है वो है RACP, ठीक है। दैट इज द रॉयल ऑस्ट्रेलियन कॉलेज ऑफ फिजिशियन। वो हम्म। सब मेडिकल स्पेशलिटीज को कवर करता है इंक्लूडिंग पीडियाट्रिक्स। ठीक है। दूसरा जो है यहाँ पे है RACS, रॉयल ऑस्ट्रेलियन कॉलेज ऑफ सर्जन्स। वो सारी हम्म। सर्जिकल स्पेशलिटीज को वो डील करेगा। हम्म। वो आपने उससे देखना है। फिर हम्म। एक है
रॉयल ऑस्ट्रेलियन एंड न्यूजीलैंड कॉलेज ऑफ ऑब्स एंड गायनी, वो आपकी हम्म ऑब्स एंड गायनी का है। फिर रेडियोलॉजी का अपना कॉलेज है, हम्म उसके थ्रू करना है। इसी तरह जो जीपी आना चाह रहे हैं, जो खास तौर पे जिनने एमआरसी जीपी किया हुआ है आयरलैंड में, यूके में, वो आना चाह रहे हैं, हम्म तो उनके लिए जीपी वाला पाथ वो है, RACGP। तो हम्म, वहां पे एक पोर्टल बना होता है ओवरसीज ट्रेन फिजिशियंस का। ठीक है। उस ओवरसीज ट्रेन फिजिशियन में वहां पे एक एप्लीकेशन का पोर्शन है। तो वहां एप्लीकेशन में उनकी एक एप्लीकेशन होती है, आपने वो एप्लीकेशन डाउनलोड करनी होती है और वो आपने इलेक्ट्रॉनिकली फिल करनी होती है। ठीक है। तो उस एप्लीकेशन की जो मेन जो पार्ट्स हैं, उसमें तो कुछ तो आपकी बेसिक इंफॉर्मेशन आ जाती हैं। उसके बाद उसमें जो मेन चीज़ें हैं, वो आपका एक्सपीरियंस और ट्रेनिंग पोर्शन होता है, वो आपने अच्छी तरह फिल करना होता है। हम्म लास्ट टाइम मैंने ये कहा था लास्ट वीडियो में कि उसके फिल करने के लिए आप प्रोफेशनल हेल्प ले सकते हैं। तो हम्म बहुत सारे लोगों ने मुझसे क्वेश्चन किया कि आप ये प्रोफेशनल हेल्प देते हैं या नहीं देते। मैं प्रोफेशनल हेल्प नहीं देता। हाँ, मैं उसमें हेल्प कर सकता हूँ कि थोड़ी बहुत आपको बता सकता हूँ कि आपने एप्लीकेशन कैसे फिल करनी है। मैंने जो एप्लीकेशन फिल की थी वो मैंने खुद की थी, तो हम्म, मैं थोड़ा बहुत आइडिया दे सकता हूँ। बट मैं जो है ना प्रोफेशनल हेल्प नहीं देता, खास तौर पे जो है ना कोई भी, मैं किसी किस्म की मेरी जो है ना, मैं कोई किसी से कोई चार्ज नहीं करता। हम्म यहाँ पे कुछ लोग हैं, एक स्पेसिफिकली मैं मेंशन करना चाहूंगा, डॉक्टर रिजवान कुरैशी। अगेन मेरा हम्म उनसे कोई कनेक्शन नहीं है। हम्म, वो जो है ना इमरजेंसी फोकस के नाम से वो हैं, बट थोड़े से एक्सपेंसिव वो हैं। आई थिंक 2000 3000 चार्ज करते हैं वो इस सारे प्रोसेस के लिए, अच्छा। इंक्लूडिंग एप्लीकेशन प्रोसेस, इंक्लूडिंग इंटरव्यू। उसके बाद इवन वो जो है, वो अगर आपको कोई जॉब मिलती है तो उसमें भी वो आपको देखते हैं कि ये जॉब आपको सूटेबल है या नहीं है, हम्म इंक्लूडिंग रीलोकेशन एंड थिंग्स। तो वो उसके लिए है, अगर किसी को प्रोफेशनल हेल्प लेनी है एंड दे वांट टू स्पेंड लाइक 1000 2000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर, तो ही इज़ द पर्सन जो हम्म, प्रोफेशनल हेल्प देते हैं। ठीक तो है। आप ये वो प्रोफेशनल हेल्प ले सकते हैं, बट अगेन मैं मोस्टली लोगों को ये भी सजेस्ट करता हूँ कि आप वो एप्लीकेशन खुद फिल करें। उसकी हम्म रीज़न ये है कि आपको खुद पता होता है कि आपने क्या किया है हर साल में। अगर आप फॉर एग्जांपल, जब मैं फिल कर रहा था एप्लीकेशन, तो अब मुझे पता था कि मैंने फर्स्ट ईयर में ट्रेनिंग में क्या किया, सेकंड ईयर में क्या किया, थर्ड ईयर में क्या किया, फोर्थ ईयर में क्या किया। उसके हम्म बाद आपका ये होता है कि पोस्ट FCPS एक्सपीरियंस आपने लिखना होता है, उसमें भी आपकी वो फर्दर डिटेल आपने डालनी होती है कि आपने क्या किया है। हम्म और अगेन उसके अंदर फिर ये होती है कि आपकी एजुकेशनल एक्टिविटीज़ उसके अंदर आती हैं, आपकी जो CPD आवर्स होते हैं वो आते हैं कि आप CPD उसको कंप्लीट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। ठीक और है। उस एप्लीकेशन के एंड पे एक होता है सेल्फ असेसमेंट। हम्म दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, कि आपको खुद क्या लगता है कि आप ऑस्ट्रेलियन हेल्थ सिस्टम से, अगर आप अपने आप को असेस करें, तो डू यू थिंक दैट यू आर कंपेरेबल टू देम और नो। तो हम्म उसके लिए उसको आप बहुत अच्छी तरह फिल करें। हम्म उसको आपने अच्छे खासा पैराग्राफ लिखना होता है, आप एक दो पैराग्राफ लिख सकते हैं उसमें, अपने आप का बताएं कि व्हाट यू हैव डन। और हम्म मैं ये सजेस्ट करूंगा उन लोगों के लिए जो खुद ये एप्लीकेशन फिल करना चाहते हैं, कि आप हर कॉलेज के ऊपर एक इनकी ट्रेनिंग का कैरिकुलम है, हम्म आप उससे गो थ्रू करें और उसको देखें हम्म कि इनका कैरिकुलम क्या है, हर साल इनने क्या क्या करना होता है। तो हम्म आप अपनी एप्लीकेशन में वो चीज़ें फिल करें, वो ऐड करें। पाकिस्तान हम्म में भी आप ये सब करते हैं ये, हम्म, बट शायद उनको ना पता हो कि कभी कभी ये होता है कि आप वो चीज़ कर रहे होते हो, बट आपको पता नहीं होता कि आपने ये चीज़ फिल करनी है। बिल्कुल। तो हम्म आप उसको, आप उस एप्लीकेशन के अंदर फिल करें, उस हम्म कैरिकुलम को देखें, और इस एप्लीकेशन को खुद फिल करके किसी से एक जो है ना ओपिनियन ले लें। इवन मैं भी ओपिनियन दे सकता हूँ कि हाँ ये एप्लीकेशन ठीक है, इसके अंदर ये आप जो है ना थोड़ी सी ये एडिशन कर दें या ये चीज़ आप निकाल दें। हम्म, तो ठीक दिस इज द स्टेप फॉर द एप्लीकेशन। तो ये आपने है। जब एप्लीकेशन आपकी फिल हो जाएगी, इस एप्लीकेशन में एक और चीज़ ये होती है कि आपने 3 रेफरीज देने होते हैं एप्लीकेशन के अंदर। तो वो हम्म रेफरीज आपके कंसल्टेंट्स होने चाहिए या आपके कोलीग्स होने चाहिए, जिनके पास ऑफिशियल ईमेल्स हों। अब ये हम्म ऑफिशियल ईमेल्स, पाकिस्तान के अंदर एक और प्रॉब्लम ये होता है कि लोगों के पास ऑफिशियल ईमेल्स नहीं होती हैं। हम्म तो कॉलेज जो है वो आपके याहू, जीमेल या ये जो हॉटमेल है, इनकी ईमेल्स को प्रेफर नहीं करता, बल्कि ठीक वो है। मानते ही नहीं है उसके। तो जिन हम्म लोगों के पास वो नहीं होती, आपकी ऑफिशियल ईमेल्स नहीं होती, वो हॉस्पिटल, जिस हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं या उसके जो एडमन्स हैं, वहाँ क्या ईमेल दे सकते हैं, बट हम्म, उनके जो रेफरी रिपोर्ट होगी वो उसी ईमेल से वापस आए। तो ठीक है। आपको एटलीस्ट 3 रेफरी रिपोर्ट्स चाहिए होती हैं, जो आपकी आपकी जो प्रोफेशनल
आपकी जो प्रोफेशनल बिहेवियर है उसके ऊपर कमेंट कर सकें, आपका हम्म। आपके जो नॉलेज के ऊपर कमेंट कर सकें, आपकी सुपरविजन के ऊपर कमेंट कर सकें। हम्म। ठीक तो है। आपने एप्लीकेशन उसके बाद सबमिट करनी है। एप्लीकेशन जब सबमिट करेंगे तो उसकी जो फी सबसे पहले होती है वो 1000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर होती है। वो हम्म। आप सबमिट कर दें, आपको विद इन 4 वीक्स आपको इंटरव्यू कॉल आ जाती है। हम्म। जब इंटरव्यू कॉल आती है तो उस टाइम आपको 5500 ऑस्ट्रेलियन डॉलर सबमिट करवाने पड़ते हैं। अच्छा। उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू में मोस्टली 2 और 3 पीपल होते हैं पैनल पैनल के ऊपर। और वो आपसे जस्ट आपकी जो एप्लीकेशन है उस एप्लीकेशन से गो थ्रू करते हैं। आपने जो भी किया होता है वो आपके इवन आपके एमबीबीएस से स्टार्ट करते हैं, और जो आप अभी कर रहे हैं उस पे जाते हैं। हम्म। उसके बाद वो आपसे पूछते हैं कि आप टीचिंग, आप आप जब आप ट्रेनिंग कर रहे थे उस टाइम आपकी टीचिंग कैसी थी। अब आप खुद लोगों को टीच कर रहे हैं तो किस तरह की टीचिंग होती है आपकी। आप उस जब आप ट्रेनिंग कर रहे थे उस टाइम आपके सुपरविजन लेवल क्या था, अब आप हम्म। किन किन लोगों को सुपरवाइज कर रहे हैं। उसके बाद ये पूछते हैं कि आपकी प्रोफेशनल डेवलपमेंट क्या है, आपके हम्म। ऑर्डर्स वगैरह क्या हैं, आपकी क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट्स अगर आप करते हैं या वो क्या है, कोई रिसर्च पेपर है, कोई हम्म। इंटरनेशनल आपने फोरम पे जाके प्रेजेंटेशन की है। और हम्म। एट द एंड वो आपसे अगेन पूछते हैं कि व्हाई यू थिंक दैट यू आर कंपेरेबल टू दिस सिस्टम। हम्म। तो ये आपका बेसिकली ये होता है आपका इंटरव्यू। उस हम्म। इंटरव्यू के बाद वो आपको एक प्रीलिमिनरी रिपोर्ट दे देते हैं कि यू आर कंपेरेबल आर नॉट कंपेरेबल। ठीक है। बट उसके बाद एक और मीटिंग बैठती है, फाइनल कमेटी बैठती है। उसमें 8-9 लोग होते हैं इनके पैनल के ऊपर। वो डिस्कस करते हम्म। हैं आपकी सारी चीज़ों को, हम्म। आपकी एप्लीकेशन, आपका हम्म। इंटरव्यू और आपकी रेफरी रिपोर्ट्स। ये 3 चीज़ें जो होती हैं इनकी बेस पे वो आपका फर्दर आउटकम देते हैं। इन अच्छा। दैट आउटकम इज नॉट कंपेरेबल, यू आर नॉट कंपेरेबल। सेकंड इज पार्शली कंपेरेबल। हम्म। पार्शली कंपेरेबल यह है कि आपको 1 साल यहाँ पे ट्रेनिंग करनी पड़ती है। यू हम्म। विल वर्क एज अ एडवांस ट्रेनी हियर। हम्म। और 1 साल आपको एज अ पीयर रिव्यू काम करना पड़ता है। मैं अच्छा। थोड़ा सा इसमें बताऊंगा कि इसमें क्या फ़र्क क्या होता है एडवांस ट्रेनिंग और पीयर रिव्यू में। हम्म। और द थर्ड इज सब्सटेंशियल कंपेरेबल। हम्म। सो सब्सटेंशियल कंपेरेबल इज यू जस्ट नीड 12 मंथ्स ऑफ पीयर रिव्यू। हम्म। तो ये तो आपके आ गई फर्स्ट रिपोर्ट। उसके बाद आप क्या करते हो, आप हॉस्पिटल्स में जॉब के लिए अप्लाई करते हो। ठीक है। तो जॉब जब आपको मिल जाती है उसके बाद आपको दोबारा एक और फी पे करनी पड़ती है, दैट इज कॉल्ड वर्क बेस्ड असेसमेंट फी। दैट इज ऑलमोस्ट 6000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर। हम्म। बट वो आपको जब आप ऑस्ट्रेलिया में आ जाते हैं आपको जॉब मिल जाती है, जॉब स्टार्ट करने से पहले आपको पे करनी पड़ती है। एंड अच्छा। देन यू स्टार्ट वर्किंग। जो भी आपकी जॉब मिली है उसमें आपको जो हर 3 मंथ्स के बाद कॉलेज को एक रिपोर्ट भेजनी पड़ती है। जब आपकी वो पूरा साल वो रिपोर्ट्स आपकी ठीक जाती हैं तो उसके बाद आपको फुल फेलोशिप मिल जाती है, एंड देन आफ्टर दैट यू कैन वर्क एज अ कंसल्टेंट। हम्म। सो दिस इज द होल प्रोसेस ऑफ दिस स्पेशलिस्ट असेसमेंट। अच्छा, इसमें मैं एक चीज़ मेंशन करना चाहूँगा, जो आपने सपोर्टिंग इन्फॉर्मेशन जब वो आप एप्लीकेशन लिखते हैं उसमें आपने लिखना है कि हाउ यू आर कंपेरेबल टू द सिस्टम। आपने जहाँ पे काम किया है और कंपेरेबल कैसे हैं। तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हम लोग अपने आप को सेल नहीं कर पाते। ये बेसिकली होता है अपने आप को सेल करना कि आपने क्या क्या किया। और हम जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं लाइक, जैसे आप जब मुझे अच्छी तरह से याद है, जाफरान, डॉक्टर जाफरान मेरे सीनियर भी हैं और एक ही कॉलेज में पढ़े हैं, और मैं इनसे गाइडलाइंस भी लेता रहता था। और ये अपने जब ट्रेनिंग कर रहे थे तो मेडिकल स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा पढ़ाते थे ये। लेकिन वो फॉर्मल किस्म की टीचिंग नहीं होती थी। इनफॉर्मल मेडिकल स्टूडेंट्स जिनको भी पढ़ना होता था वो कहते थे जाफरान भाई के पास बस जाते हैं, और वो पढ़ा देते थे। अब ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं और बहुत वेटेज रखती हैं आपकी एप्लीकेशन में। तो ये सारी चीज़ें इग्नोर नहीं आपने करनी होती, ये लिखनी होती है एप्लीकेशन के अंदर कि ये सारा कुछ आपने किया हुआ है। और बढ़ा चढ़ा के तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन अच्छी तरह से प्रेजेंट ऐसे करना है आपने कि इसको भी एक फॉर्मल वे से लगे कि वाकई में आपने ये काम किया हुआ है। और छोटी छोटी जो चेंजिंग्स आप लेके आते हैं, लाइक वार्ड के अंदर कोई ब्लड रिजल्ट्स जो है वो ठीक तरह से नहीं आ रहे थे, पेशेंट को खुद जाना पड़ रहा था या उसके रिलेटिव को जाना पड़ रहा था, और आपने कुछ ऐसी चेंज लेकर आए हैं कि डायरेक्ट रिजल्ट्स आपके पास आए। तो ये एक बहुत बड़ा मैसिव चेंज है जो कि ऑडिट में भी आ सकता है, क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट में भी आ सकता है। तो इस तरह की छोटी छोटी चीजें एप्लीकेशन में मेंशन करना बहुत जरूरी होता है। ये चीज मैंने मेंशन करनी थी। सॉरी टू इंटरप्ट, अभी बिल्कुल बताएं शुएब, आगे। बिल्कुल शुएब, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
हम्म। बिल्कुल ऐसे ही है कि मैं इसीलिए पहले कह रहा था कि पाकिस्तान में आप बहुत सारे ऐसे काम कर रहे होते हो जो वाकई ये ऑर्डर और क्वालिटी इंप्रूवमेंट के उसमें आते हैं, बट क्योंकि आप उसकी कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं होती तो आपको लगता है कि शायद ये कोई इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं है। हम्म। बट दैट इज इम्पॉर्टेंट, तो आपको उसमें मेंशन करना चाहिए वो। हम्म। मैं जस्ट अपने इंटरव्यू पे एक बात करता हूँ कि मैं एक बुक भी लिखी हुई है, सेफ्रॉन सीरीज फॉर FCPS पार्ट 2 एंड IMM। तो हम्म। मैं उसको लास्ट में थोड़ा सा अपनी एप्लीकेशन में मेंशन किया हुआ था कि दिस बुक इज कॉमनली यूज बाय द पीपल हु आर डूइंग दिस फेलोशिप एग्जाम, एग्जिट एग्जाम। हम्म। तो जब मेरे इंटरव्यू में उन्होंने लास्ट में उन्होंने कहा कि आपने एक बुक लिखी हुई है, तो उसके बारे में आपने कुछ बहुत ज्यादा वो नहीं बताया, मेंशन तो नहीं किया, हाँ। इसका बताएं थोड़ा सा। जब मैंने उनको ये बताया तो उनने स्पेसिफिकली, जब मेरी रिपोर्ट आई तो उस रिपोर्ट के अंदर उनने मेंशन किया था कि ही पब्लिश्ड वन ऑफ द बुक विच इज यूज्ड बाय द स्टूडेंट्स इन पाकिस्तान। हम्म। तो ये एक मैं वैसे बता रहा हूँ कि आपको लगता है कि शायद दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट, बट ये चीज़ हम्म। इंपॉर्टेंट होती है, तो आपको उस एप्लीकेशन में मेंशन करनी चाहिए। हम्म। बिल्कुल। ऐसे है। ठीक है, अब ये बताएं कि ये तो हो गया, एक प्रॉपर आपके पास ट्रेनिंग मौजूद है, FCPS या MD आपके पास मौजूद है, तो उसके बाद आपको ये ऑप्शंस आपके लिए आते हैं और आप आगे ट्रेनिंग के लिए या कंसल्टेंट जॉब के लिए अप्लाई करते हैं। अगर आपके पास कोई फॉर्मल इस तरह की ट्रेनिंग नहीं है, मिड वे पे हैं आप, तो कोई और भी तरीके हैं इसके अलावा भी जो जिसके थ्रू आप जो है वो एज ए स्पेशलिस्ट कैटेगरी में आप जा सकते हो? शुएब, इस तरह तो एज सच पाथवे, स्पेशलिस्ट पाथवे तो नहीं है। हम्म। मैं एक और पाथवे, स्पेशलिस्ट पाथवे की ही एक और फॉर्म है जिसको कहते अच्छा। हैं शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग पाथवे। अच्छा। ये एक और जो है ना स्पेशलिस्ट पाथवे, आप इसको, मैं इसको थोड़ा एलेबोरेट करता हूँ। हम्म। एक और पाथवे है इधर ऑस्ट्रेलिया आने के लिए, दैट इज कॉल्ड शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग पाथवे। ठीक है। बट ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली है एंड दे हैव देयर फेलोशिप डन। अगेन ये अच्छा। उन लोगों के लिए नहीं है कि जिनके पास जस्ट मिडल ऑफ देयर ट्रेनिंग। ठीक है। इसके लिए भी फर्स्ट आपके लिए ये है कि यू शुड बी रजिस्टर्ड एज अ स्पेशलिस्ट इन योर ओन कंट्री। ठीक है। तो ये इसके लिए फर्स्ट वो है। बट ये उन लोगों के लिए, मैं ये पाथवे उन लोगों के लिए सजेस्ट करता हूँ जो सर्जिकल स्पेशलिटीज में है, हम्म। गायनी ऑब्स में है, हम्म। या मेडिकल की उन स्पेशलिटीज में है जो जिनमें प्रोसीजरल स्किल्स हैं, लाइक कार्डियोलॉजी है या गैस्ट्रोएंटरोलॉजी है। हम्म। तो ये पाथवे उन लोगों के लिए मैं इसलिए कह रहा हूँ कि क्योंकि इवन अगर आपको कंपेरेबल रिजल्ट मिल भी जाते हैं इन सब चीज़ों में, यहाँ पे जॉब लेनी हम्म। सीनियर लेवल पे मुश्किल होती है। हम्म। तो उसके लिए ये होता है कि यहाँ पे एक पाथवे है दैट इज कॉल्ड शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग पाथवे। तो ये पाथवे क्या है, आपको 2 से 3 साल के लिए, मोस्टली 2 साल के लिए आपको नॉन एक्रीडेटेड ट्रेनिंग मिल जाती है। हम्म। नॉन एक्रेडिटेड ट्रेनिंग का मतलब यह है कि वो ट्रेनिंग आपकी स्पेशलिस्ट पाथवे में कंसीडर नहीं होती और आपको ऑस्ट्रेलिया में एज अ स्पेशलिस्ट रिकग्निशन नहीं मिलती। बट इसका हम्म। फायदा क्या होता है, पहले अप्लाई कैसे करना है? अप्लाई करने के लिए इसमें यह है कि यहाँ पे जो भी हॉस्पिटल्स में जॉब एडवर्टाइज होती हैं, यहाँ पे कॉमनली सीक पे और इंडीड जो एक दो वेबसाइट है, यहाँ पे जो है ना जॉब एडवर्टाइज होती हैं नॉन एक्रेडिटेड ट्रेनिंग की। या ठीक कभी है। कभी डायरेक्ट वो इस तरह भी लिखते हैं फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग पाथवे। हम्म। UK और आयरलैंड से बहुत सारे लोग आते हैं एक एक साल की ट्रेनिंग करने के लिए किसी किसी एक चीज में, स्किल में। फॉर एग्जांपल वो जो है ना, अगर रेस्पिरेटरी में आ रहे हैं तो सिंपल जो है ना वो ई बस सीखने के लिए आ जाते हैं। गेस्ट्रो हम्म। में अगर आते हैं तो वो ERCP के लिए जो है ना 1 साल ERCP की फेलोशिप के लिए आ जाते हैं। कुछ स्लीप मेडिसिन के लिए आ जाते हैं 1 साल के लिए। हम्म। तो ये जो है ना स्पेसिफिक स्किल के लिए ये आपकी ये ट्रेनिंग है। तो हम्म। ये मैं पाकिस्तान की से स्पेसिफिक में पाकिस्तान में उन लोगों के लिए मैं कहता हूँ कि जो अगर यहाँ पे जिनके पास वेस्टर्न एक्सपीरियंस नहीं है, पाकिस्तान में वो स्पेशलिस्ट बन चुके हुए हैं, 1 साल 2 साल उनको एज अ स्पेशलिस्ट वहां पे काम करते हो गया हुआ है, वो इन पोजीशन पे अप्लाई करें। 2 साल के लिए यहाँ पे ट्रेनिंग करें। हम्म। यहाँ पे जो स्किल्स हैं आपकी स्पेसिफिक स्किल सेट पे, अगर आपने फॉर एग्जांपल सिर्फ गायनी आवर्स में ही काम करना है, क्योंकि मैं अभी थोड़ा सा गायनी आवर्स पे थोड़ी थोड़ी बताऊंगा, मैं उसमें गायनी आवर्स में काम करना है, तो वहां पे आपको आप कह देते हैं कि मुझे जो है ना स्पेसिफिकली कोई लेप्रोस्कोपिक टेक्निक सीखनी है या कोई यहाँ का जो है ना जस्ट यहाँ की मैं एक्सपीरियंस लेना चाह रहा हूँ, वेस्टर्न एक्सपीरियंस, तो आपको 2 साल के लिए यहाँ पे जॉब मिल जाएगी। उसके ठीक लिए है। अप्लाई कैसे करना है कि आपने डायरेक्ट पहले हॉस्पिटल में अप्लाई करना है। आपको किसी हम्म। AMC की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी और स्पेशलिस्ट असेसमेंट की ज़रूरत नहीं है।
आपने जस्ट हर हॉस्पिटल की जो होती है जॉब आती है, आपने उस जॉब के लिए अप्लाई करना है। हम्म। अगर आपको वो जॉब मिल जाती है तो हॉस्पिटल जो होता है वो कॉलेज के पास अप्लाई करता है। कॉलेज उसको पोजीशन को असेस करता है कि आप किस स्किल्स के लेने के लिए आ रहे हैं। आपकी हम्म। स्पेसिफिक स्किल, अगर आप कहते हैं कि मुझे जस्ट एक्सपीरियंस चाहिए, तो आपको कॉलेज कहेगा हाँ ठीक है, आप 2 साल के लिए इस हॉस्पिटल में ट्रेनिंग कर लें। हम्म। फिर वो कॉलेज ये करेगा कि 2 साल के लिए आपको उस स्पेशलिटी में स्पेसिफिक स्किल्स के लिए आपको असेस कर लेगा। अब वो हम्म। आपको एक लेटर वो करेगा, उस लेटर की बेस पे आपकी 2 साल के लिए लिमिटेड रजिस्ट्रेशन होगी हम्म। एपरा के साथ। एपरा यहाँ पे जो है वो रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी है, तो उसके साथ हो जाएगी। तो आप 2 साल यहाँ पे काम करेंगे। उससे फायदा हम्म। क्या होगा कि यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, आपका लोगों के साथ रिलेशन बनना स्टार्ट हो जाएगा, आपके पास यहाँ का एक्सपीरियंस आ जाएगा। फिर अगर उसके बाद आप ये करना चाहें कि आप 2 साल के बाद आप स्पेशलिस्ट असेसमेंट के लिए अप्लाई करना चाहें, तो उसकी बेस पे आप स्पेशलिस्ट असेसमेंट के लिए अप्लाई करें। हम्म। और फिर उसके बाद आपको यहाँ पे जॉब लेनी भी इजी होगी, और आपके जो है ना कंपेरेबल होने के रिजल्ट भी ज़्यादा बेटर होंगे। हम्म। इसके लिए है कि आपको 2 साल के बाद आपको वापस जाना पड़ेगा पाकिस्तान, अगर आपने स्पेशलिस्ट असेसमेंट के लिए अप्लाई ना किया। ये जो है ना लिमिटेड टाइम के लिए होती है। ठीक है। एक और पाथवे होता है, उसको कहते हैं एरिया ऑफ नीड पोजीशन। यहाँ पे ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में क्योंकि कुछ रिमोट एरियाज हैं, काफ़ी जो है ना हम्म। रीजनल बैक एरियाज हैं, तो वहाँ पे कुछ एरिया ऑफ नीड पोजीशंस आती हैं, तो उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। उसमें ये होता है कि आप हॉस्पिटल में अगेन अप्लाई करते हो जहाँ पे एरिया ऑफ नीड्स हैं, बट उसके लिए आपको ये याद रखना है कि यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में कुछ जगह ऐसी हैं जो बहुत रिमोट है। हम्म। तो वो ये समझ लें कि वो जो है ना मेन सिटी से वो 12-12, बहुत तेरह दूर। तेरह चौदह हम्म। चौदह घंटे की ड्राइव पे होती हैं, और वहाँ पे कभी कभी बिल्कुल बेसिक बेसिक फैसिलिटीज ही होती हैं वो, और हम्म। इतना आपके पास जो है ना सपोर्ट नहीं होती है। बट हम्म। अगर कोई जो है ना आना चाहे, ये कहे कि एक दफ़ा सिस्टम में इन होने के लिए 1 साल 2 साल के लिए वहाँ पे एरिया ऑफ नीड पोजीशन पे आ जाए, तो उस पे भी वो आ सकते हैं। उसमें ये होता है कि आपका जॉब इजीली मिल जाती है, कि आपको पहले जॉब मिलती है फिर आप असेसमेंट करवाते हो। हम्म। आपकी वो असेसमेंट कभी कभी ये होती है कि असेसमेंट सिर्फ उस खास पोजीशन के लिए होती है कि आप यहीं पे ही काम कर सकते हो, और कभी हम्म। कभी ये होती है कि आपको असेसमेंट का आपको मिल जाती है कि यू कैन वर्क एनीवेयर, दैट इज हम्म। सब्सटेंशियल कंपेरेबिलिटी। तो आपको हम्म। जो ही कहीं और जो है सब्सटेंशियल कंपेरेबिलिटी की बेस पे कहीं और जॉब कहीं और मिल जाएगी, तो आप जा सकते हैं। बट कभी कभी आपको मिलती है कि आप यू कैन जस्ट वर्क ऑन द सेम पोजीशन इन हम्म। द सेम। तो ठीक ये है। एक और एरिया ऑफ नीड पोजीशन है ये। हम्म। अच्छा, पहले जो उसके स्टेप्स आपने बताए हैं, जो दूसरे नंबर पे आपने पाथवे बताया है, शॉर्ट टर्म उसमें ट्रेनिंग पाथ। शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग पाथवे, उसमें और जो आप डायरेक्ट स्पेशलिस्ट के लिए अप्लाई करते हैं, उसमें दोनों में प्रोज एंड कॉन्स क्या है? मतलब वो वाला बेहतर है या आप समझते हैं शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग वाला ज़्यादा बेहतर पाथवे है? शुएब, जो स्पेशलिस्ट पाथवे डायरेक्ट वाला पाथवे है, हम्म। ये पाकिस्तान से बैठ के ये वो हम्म। लोग अप्लाई करें जिनका FCPS हो चुका हो, एंड ठीक दे है। आर वर्किंग एज अ कंसल्टेंट फॉर एटलीस्ट 3 years हम्म। मेडिसिन में, और एटलीस्ट 5 years इन सर्जिकल स्पेशलिटीज इन गायनी ऑप्स। ठीक है। ये उनके लिए है। हम्म। अगेन सर्जिकल स्पेशलिटीज के लिए मैं ये सजेस्ट करता हूँ हमेशा कि आप आपके पास जो लेप्रोस्कोपिक स्किल्स हों, आपने कोई कोर्सेज लेप्रोस्कोपी के कोर्सेज किए हुए हों, प्रॉपर हम्म। कोर्सेज हों आपके पास, आपकी लॉग बुक मेंटेन हो, दैट इज़ वेरी हम्म। इंपॉर्टेंट। मेडिसिन में आपको लॉग बुक नहीं चाहिए, बट सर्जिकल स्पेशलिटीज में आपको लॉग बुक चाहिए होगी। जब आप ठीक है। असेसमेंट करेंगे आपको प्रॉपर लॉग बुक सबमिट करवानी पड़ती है। हम्म। सर्जिकल स्पेशलिटीज का मैं इसलिए बहुत ज़्यादा बात नहीं करता क्योंकि उनका कोई डेटा प्रॉपर नहीं है उनकी वेबसाइट के ऊपर। अच्छा। RSCP जो है हर साल एक डेटा प्रोवाइड करती है जो असेसमेंट होती है। उसका हम्म। डेटा मैंने लास्ट टाइम शेयर किया था कि पाकिस्तान से जो RSCP में हुए हैं उनकी बड़ा अच्छा कंपेरेबल बिल्कुल। रिजल्ट्स हैं। हम्म। सर्जिकल स्पेशलिटीज का कोई प्रॉपर डेटा नहीं है, तो इसकी बेस पे मैं बगैर डेटा के इस तरह बात नहीं कर सकता कि कोई हुए हूँ। मैं किसी को हम्म। जानता भी नहीं हूँ कि जो सर्जिकल स्पेशलिटीज में आए हूँ। हम्म। लेकिन क्योंकि एनेस्थीसिया में लोग ट्रेंड भी आते हैं। नहीं है, आपने जैसे मेंशन किया कि सिर्फ 23 पिछले 2 सालों में गए थे, तो ऑफ कोर्स फिर इतना ज़्यादा ट्रेंड नहीं है, शायद लोगों को इल्म नहीं है, या फिर कंपटीशन भी हो सकता है ज़्यादा हो, इस वजह से लोग अप्लाई नहीं करते। लेकिन दैट्स दैट्स ट्रू
कि हाँ, ये जो भी बंदा करना चाहता है उसको मजीद इसके ऊपर थोड़ा सा रिसर्च करनी चाहिए। अलबत्ता एनेस्थीसिया का अच्छा है। एक भाई ने जो है ना आयरलैंड से क्वेश्चन पूछा हुआ था कि वो आयरलैंड एफसीपीएस किया हुआ है उन्होंने आयरलैंड में, ही इज वर्किंग एज एनसीएचडी फॉर लास्ट आई थिंक 6 मंथ्स या 1 साल से काम कर रहे हैं। हम्म। तो एनेस्थीसिया में मेरे एक दो जानने वाले हैं जो इस पाथवे में सेम इसी तरह से आए हैं कि एफसीपीएस किया हुआ है उन्होंने, एंड हम्म। उनने 1 2 साल जो है ना आयरलैंड में काम किया है, उनको यहाँ पे इक्विवेलेंस वो कंपेरेबल रिजल्ट्स मिल गए हैं, एंड नाउ हम्म। इवन दे आर वर्किंग एज अ कंसल्टेंट हियर हम्म। इन वन ऑफ द मेट्रोपॉलिटन सिटी, ठीक है। बिग हॉस्पिटल में वो काम कर रहे हैं। तो एनेस्थीसिया में चांसेस होते हैं। बट अगेन हम्म। जो पाकिस्तान के लिए स्पेसिफिक मैं जो है ना वही बात करूंगा कि अगर मेडिकल स्पेशलिटी है जो नॉन प्रोसीजर स्पेशलिटी है, एफसीपीएस 3 इयर्स कंसल्टेंट एक्सपीरियंस। हम्म। सर्जिकल स्पेशलिटी या गायनी ऑप्स की स्पेशलिटी है या रेडियोलॉजी की स्पेशलिटी है, एफसीपीएस कंसल्टेंट फॉर 3 to 5 years हम्म। मिनिमम। और लॉग बुक भी साथ और में आपके पास होनी चाहिए सर्जिकल के लिए। लॉग बुक के साथ। और एक और हम्म। चीज थोड़ा सी एडवाइस उन लोगों के लिए जो पाकिस्तान में है जो अभी एफसीपीएस ट्रेनिंग कर रहे हैं। हम्म। हम लोग भी जब ट्रेनिंग कर रहे थे तो हम जो एक जो प्रॉपर लॉग बुक है सीपीएसपी की, हम उसको प्रॉपर फिल नहीं करते। हम्म। प्लीज उसको अच्छी तरह फिल किया करें आप लोग। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप डेली अगर जो आप एक केस देखते हैं, कोई भी काम करते हैं, छोटा मोटा कोई प्रोसीजर करते हैं आप ना, इवन जो एलपी करते हैं आप जो है ना थ्रेकोसिंथेसिस करते हैं, आप प्रॉपर जाके उसको उस लॉग बुक के ऊपर लिखा करें। हम्म। तो इसकी बहुत बहुत इंपॉर्टेंस है। ये सिर्फ इस ऑस्ट्रेलियन पाथवे के लिए इंपॉर्टेंस नहीं है, इसकी हर जगह पाथवे के लिए आपकी इंपॉर्टेंस है। आप आयरलैंड में काम करें, आप यूके में जाके काम करें, यूके में जो सीजर पाथवे है अगर आपने उसमें अप्लाई करना है, वहां पे हम्म। इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। आपने जब लॉग बुक जमा करवानी होती है तो काइंडली वो जो लॉग बुक एक होती है उसको प्रॉपर मेंटेन किया करें। उसको जो आप जिस तरह वो ठेके वाला सिस्टम होता है वो दे के जो है ना उसको फिल ना करवाया करें। दैट इज हम्म। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। अच्छा जाफरान भाई, टाइम कम है थोड़ा। लास्ट टाइम भी ये क्वेश्चन स्किप हो गया था, पूछा था लेकिन को बहुत ज्यादा उस पर डिटेल में आंसर नहीं था हमारा। क्वेश्चन ये है कि सैलरी कितनी होती है कंसल्टेंट की? एक जो कंसल्टेंट बन गया है और कंपेरेबल हो गया, उसके बाद उसको कंसल्टेंट जॉब मिल गई है, तो उसकी सैलरी कितनी होती है? शेब जो कंसल्टेंट की जो स्टार्ट है ना, कंसल्टेंट 1, मैं आपको हम्म। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की, मैं वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया और विक्टोरिया की बात करूंगा। हम्म। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में जो कंसल्टेंट 1 है उसकी जो स्टार्ट है वो है 320,000। अच्छा। ये आपकी जो है ना ऑस्ट्रेलियन डॉलर ये पर ईयर की है। दैट्स रियली गुड। ये अगेन जो है ये दिस इज बेसिक आपकी 40 आवर्स की है ये। हम्म। बाग इसके साथ जो है ना प्रोफेशनल डेवलपमेंट फंड मिलता है आपको 30,000 पर ईयर का, वो भी आपको प्रो रोटा आपको सैलरी के साथ आता है। उसके हम्म। अलावा जो है ना आपकी सैलरी का जितनी आपकी सैलरी होती है उसका 12% आपकी सुपर एनुएशन फंड में जाता है, जो ये समझ लें पेंशन होती है आपकी। हम्म। ठीक है। ये इसके साथ प्लस है। प्लस ये होता है कि अगर आप एक जगह डिफरेंट जगह जाते हो, एक दो हॉस्पिटल में काम करते हो, आप जितनी आप माइलेज यूज करते हो गाड़ी की उसका आपको हम्म। वो मिलता है, फंड मिलता है। प्लस हम्म। आप जो ऑन कॉल होते हैं उसके बाद वीकेंड जो एक्स्ट्रा होती है तो लोडिंग होती है। तो जो मैं कंसल्टेंट से पूछा है तो वो दे मेक ऑलमोस्ट 20,000, अराउंड 15,000 to 20,000 पर मंथ टेक होम सैलरी वाह। आफ्टर वाह। टैक्स एंड एवरीथिंग। ये जो हम्म। है ये मैं वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहा हूँ। वेस्टर्न हम्म। ऑस्ट्रेलिया में पेज जो है वो सबसे ज्यादा है। हम्म। विक्टोरिया में भी अराउंड आप ये कह सकते हैं कि इससे थोड़ा सा कम है। आप ऑलमोस्ट ये कह सकते हो आप वहाँ पे 12,000 to 15,000 आपकी विक्टोरिया में हम्म। टेक होम सेल या सेम इन इन क्वींसलैंड। न्यू हम्म। साउथ वेल्स में थोड़ी सी कम है। तो अच्छा। बाकी ऑलमोस्ट आप ये कह सकते हो कि एवरेज जो है वो बिटवीन 13,000 15,000 18,000 आप ये कह सकते हो, ये टेक होम सैलरी है हम्म। कंसल्टेंट लेवल 1 की। बाकी आप ठीक है। जो जो फिर जाते जाते हैं आप जो वो फिर आपकी बढ़ती जाती है सैलरी। बिल्कुल। हम्म। चले, फिर तो मतलब पैकेज तो अच्छा है, सैलरी वाइज फाइनेंशियली यू आर रियली गुड इन गुड हैंड्स। और इन्वायरमेंट भी वहाँ पे, मौसम बड़ा अच्छा होता है ऑस्ट्रेलिया में। बाकी जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं स्पेशली यूके और आयरलैंड, वहाँ पे हमें सबसे बड़ी कंप्लेंट यही होती है कि बस सर्दियों में, सर्दियों का ड्यूरेशन एक तो बहुत ज़्यादा होता है, 7 8 महीने एटलीस्ट सर्दियाँ होती हैं। और सुबह जब आप उठते हैं तो अंधेरा होता है, जब हम्म। शाम को 5 बजे वापस आ रहे होते हैं तो अंधेरा होता है। हम्म। ऐसे ऐसे है शेफ।
तो ये दूसरा एक और उन लोगों के लिए जिन्होंने सीसीटी किया हुआ है यूके अच्छा। के अंदर या आयरलैंड के अंदर, हम्म। उनके लिए ये है कि उनके लिए तो वो जब अप्लाई करते हैं, दे गॉट सब्सटेंशियल कंपेरेबिलिटी एंड दे कैन वर्क डायरेक्टली एज अ कंसल्टेंट। हम्म। मोस्टली उनको एज अ कंसल्टेंट जॉब मिल जाती है। तो कुछ लोग अगर जो है ना वो यूके से जस्ट जस्ट फॉर अ चेंज अगर आना चाहें, तो उनके हम्म। लिए भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है, और उनके लिए जॉब मिलनी उनके लिए बहुत इजी होती है। इवन दे गॉट जॉब इन बिगर हॉस्पिटल इन हम्म। सिटी एज वेल। हम्म। तो उनको जो है ना प्रॉब्लम नहीं होता है इतना इसका कि जॉब ना मिले, या फिर ये नहीं हम्म। प्रॉब्लम होता है कि उनको स्टार्ट में एज अ रजिस्ट्रार काम करना पड़े या एज अ ट्रेनिंग काम हम्म। करना पड़े। यू कैन स्टार्ट वर्क एज अ कंसल्टेंट डायरेक्टली। हम्म। ठीक हो गया। और जीपीस जो है वो तो काफ़ी हद तक मूव भी कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जीपीस का थोड़ा सा वो फंडिंग का इशू चल रहा है, और इस वजह से जीपीस मूव कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज़्यादा जा रहे हैं। जीपीज के लिए तो अब एक और पाथवे आ गया ना, एक्सपीडाइटेड पाथवे है हम्म। जीपीज के लिए। जो जीपीज हैं जो यूके के और आयरलैंड के और न्यूजीलैंड के ट्रेंड जीपीज हैं, उनके लिए एक्सपीडाइटेड पाथवे ने अभी रिसेंटली अनाउंस किया है। तो उनका कॉलेज वाला जो स्टेप है वो खत्म कर दिया उन्होंने, कि अब आपने हम्म। कॉलेज को अप्लाई नहीं करना फॉर असेसमेंट। दे डोंट नीड टू अप्लाई फॉर एनी एप्लीकेशन और एनीथिंग। दे हम्म। कैन डायरेक्टली अप्लाई टू एपरा। हम्म। एपरा से उनको जो है ना 6 to 12 मंथ्स की जो होगी वो सुपरवाइज प्रैक्टिस की उसकी रजिस्ट्रेशन मिलेगी। उसके हम्म। बाद जो है ना वो उनको 1 साल के बाद जो है ना यहाँ पे भी एम एफ आर सी जी पी की जो है ना वो मिल जाएगी, डिग्री मिल जाएगी। एंड दे हम्म। कैन स्टार्ट वर्किंग एज अ फुल जी पी है। हम्म। ठीक। चलें। बहुत बहुत शुक्रिया जाफरान भाई, बहुत इंफॉर्मेटिव सेशन रहा, और आई थिंक अभी भी बहुत सारे लोग होंगे जिनके क्वेश्चंस होंगे। ट्राई करेंगे हम कि कोई और सेशन भी किया जाए, लेकिन आई थिंक क्वाइट सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है ये, जितनी भी हमने बातें की हैं। और कुछ लिंक्स मैं ट्राई करूंगा कि आपको प्रोवाइड कर दूं, जो डॉक्टर जाफरान ने मेंशन किए कि कहाँ कहाँ आपने अप्लाई करना है। एएमसी हो गया, फिर एप्रा हो गया, ये जो रॉयल ऑस्ट्रेलियन कॉलेज ऑफ फिजिशियंस, जहाँ से आपने एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, ये आपको लिंक्स मैं कोशिश करूंगा कि प्रोवाइड कर दूं। बाकी आप खुद भी देख सकते हैं, सारी चीज़ें इंटरनेट पे मौजूद हैं। तो शुक्रिया बहुत बहुत डॉक्टर जाफरान। ओके, थैंक यू शुएब।